Hello everyone, this is Shaili Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? फिट हैं, फाइन हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी? उम्मीद करूँगी बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे, हेल्दी भी होगे और फिट और फाइन भी होगे। और आज की क्लास के लिए रेडी हैं या नहीं हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, हो ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और न्यू लर्नर हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट्स और नोटिफिकेशन दोनों आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। क्लासेस होती हैं हमारी सीटेट की मंडे टू फ्राइडे 8 बजे रात को, और आपकी एलटी ग्रेड की होती हैं शाम को 6 बजे। ऑलरेडी हम मैथ्स पैडागॉजी में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, और कोई क्लास स्किप हो गई हो तो अटेंड कर लेना, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं। आज के बाद आपकी क्लासेस 2 रह जाएंगे आई थिंक। मंडे को आपका सिलेबस कंप्लीट, एक कल। सैटरडे संडे आप जानते ही हैं हमारा ऑफ रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आप उस दिन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है आपको विद इन मिनट्स रिप्लाई करूं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर सकूं। तो क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हैं। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूज़न किसी थ्योरी से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और ऑलरेडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी एंड इंग्लिश पैडागॉजी का भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं विद प्रैक्टिस। जो सीटेट पीवाईक्यू हैं वही हमने प्रैक्टिस करे थे और डिटेल डिस्कशन हुआ था विद अमेजिंग एग्जाम्पल्स। तो क्लास अटेंड कर लेना, सबकी प्लेलिस्ट आपको ग्रेड डोर पे ही मिलेगी। और एक और बात, देखो स्टार्टिंग फेज है ग्रेड डोर का, तो अभी ज़्यादा लर्नर्स तक क्लासेस नहीं पहुंच पा रही हैं। तो प्लीज़ जो भी आपके नोन में सीटेट या एल्टी ग्रेड टीजीटी किसी की तैयारी कर रहा हो, एल्टी ग्रेड बायोलॉजी की, तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा उन्हें कि एल्टी ग्रेड बायोलॉजी में जूलॉजी क्लासेस हमारी चलती हैं शाम को 6 बजे, सेम वही मंडे टू फ्राइडे। और सीटेट का ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वो सब्जेक्ट्स भी आपके पेपर 1, 2 दोनों क्लियर थे। और मैथ्स पैडागॉजी की भी अब 2 to 3 क्लासेस हमारी रह गई हैं, और फिर हम जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर लेंगे जैसा हम हर बार करते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी तैयारी कर रहा हो, कज़न, बड़े भाई, बड़ी बहन, कोई भी कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरी साइड से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा क्लास को, और शेयर तो प्लीज़ करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स, मोस्टली मैं कहूँगी पैडागॉजी जल्दी में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ लोग होते हैं बस सर्च किया प्रिंसिपल 2, 3, 4, 5 और हो गया, लगता है हमें कि बस हमने पढ़ लिया, हो गया। बट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं ये क्वेश्चन तो हमें पढ़ा ही नहीं गया, या ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये टॉपिक प्रिंसिपल का, ये कौन सा प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से दे दिया, कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम 2, 4 नहीं बल्कि आज बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ चीज़ों को समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और क्लासेस को स्किप मत करिए। हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हर एक प्रिंसिपल जो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हो आज की क्लास को। सबसे पहले ये जानते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, क्या है, क्यों है, जानना ज़रूरी है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स ये है किस लिए? एक्चुअली ये जो है मैथमेटिक्स की टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए है, दोनों को ही समझने के लिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये टीचर को गाइड करते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाए और लाइफ ओरिएंटेड बनाया जाए, कैसे बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए, मैथमेटिक्स जो है वो बोर ना लगे, बच्चों को स्ट्रेसफुल ना लगे, स्ट्रेस फ्री लगे, बच्चे इंटरेस्ट लें, मोटिवेट हों और जॉय में एकदम जॉयफुल लर्निंग हो, स्टूडेंट फ्रेंडली हो। और ये जो मैथ्स का फोबिया है ना, ये भाई बच्चों से हो जाए दूर, मीलों दूर। रट्टाबाजी को बिल्कुल इग्नोर करना है हमें, है ना? रट्टाबाजी का तो मतलब ये समझ लो, रट्टाबाजी निगेटिव है, रट्टाबाजी हमें करनी ही नहीं है, आपको भी नहीं करनी है, स्टूडेंट्स को नहीं करनी है। ये चीज़ ध्यान रखना, चीज़ें बच्चे समझे ना कि रटे।
तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि बच्चे रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकें, जाने कि कैसे मैथमेटिक्स को रियल लाइफ में यूज़ किया जाता है। ये नहीं बस फॉर्मूला रट्टा और हो गया, रट्टाबाजी में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जब बच्चे मैथ्स को रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं रियल लाइफ से, तो मैथ्स इंटरेस्टिंग भी होगी, स्टूडेंट फ्रेंडली भी होगी। तो ये प्रिंसिपल इसलिए ही है ताकि मैथमेटिक्स की लर्निंग और टीचिंग दोनों को समझाया जाए। इसके लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है या नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा आज का पहला प्रिंसिपल? सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल का मतलब हमें पता ही है, होता है सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इसका मतलब क्या होता है? उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। हर एक प्रिंसिपल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, समझते हुए चलना। अगर किसी भी प्रिंसिपल में कंफ्यूज हो रहे हो तो उसी टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता का सिद्धांत। मैथमेटिक्स बिकम्स मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट्स रियल लाइफ एप्लीकेशंस आर शोन। देखो, मैथमेटिक्स तभी मीनिंगफुल होगी जब उसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ और बच्चों को ये चीज़ समझा पाएँ कि कैसे रियल लाइफ में ये जो प्रिंसिपल है, ये मैथमेटिक्स जो हो गई, वो कैसे इस्तेमाल होती है। ये प्रिंसिपल है किसका? यूटिलिटी का। मैथ्स वही मीनिंगफुल होती है जब क्या हो, रियल लाइफ में उसे अप्लाई कर सके बच्चे। सिर्फ रट लें उससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम वो चीज़ अप्लाई ना करें। जब तक रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है बच्चे ना समझे, तब तक उस मैथ्स का क्या फ़ायदा, जब बच्चों को यही ना पता हो कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता का सिद्धांत। चलो देखते हैं, मैथ्स वही मीनिंगफुल होती है जब उसका रियल लाइफ यूज़ समझाया जाए। तो आपको एज अ टीचर बच्चे को समझाना है। इफ़ चिल्ड्रन फील मैथमेटिक्स इज जस्ट अबाउट नंबर्स एंड फॉर्मूलाज, दे लूज इंटरेस्ट। क्या होता है अगर बच्चे को ये लगे कि मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूला, तब मैथ्स हो जाती है बोरिंग, इंटरेस्ट नहीं रहता। साथ ही साथ ना इंटरेस्ट नहीं रहता, बोर हो जाते हैं और स्ट्रेस भी आ जाता है। इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को ये समझाएं कि कैसे हम मैथ्स का रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम मैथ्स को अप्लाई कर सकते हैं। शॉपिंग में डिस्काउंट, प्रॉफिट, या हम कुछ खरीद रहे हैं, सब मैथ्स ही है। कितने इमेजिन 50 रुपीज़ बच्चे को मम्मा ने दिए, 20 का सामान आ गया, बच्चे को जब पता ही ना हो मुझे 30 रुपीज़ रिटर्न में मिलेंगे, मैथ्स बच्चा अप्लाई नहीं कर पाए, तो भाई शॉपकीपर तो उसे 20 भी दे देगा, तो वो आके आ जाएगा लेके, 10 का हो गया नुकसान। तो बच्चे को ये चीज़ समझानी है कि कैसे हम मैथ्स का रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चा ये सोचे सिर्फ नंबर और फॉर्मूला पे ही है भाई मैथमेटिक्स, तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब बच्चा ये चीज़ समझ जाए कि हम इसको शॉपिंग में, इवन कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई आज इतनी खीर बन रही है तो कितने किलो चावल या कितने ग्राम चावल डलेंगे, कितने ग्राम चीनी डलेगी, तो ये सारी चीज़ें जब बच्चा समझता है तो मैथ्स हो जाती है इंटरेस्टिंग और बच्चा इंजॉय करता है। ट्रैवलिंग में भी ट्रेन का टाइम टेबल है, शेड्यूल चेंज हो गया, टिकट्स बुक करा रहे हैं, बैंक में, हर चीज़ में कैसे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। जब बच्चा ये चीज़ समझ जाएगा तो क्या होगा, मोटिवेट रहेगा, वो इंटरेस्ट बना रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है, आपको बच्चे को समझाना है कि मैथमेटिक्स सिर्फ एक नंबर या फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ मैथ्स का मतलब नंबर के बारे में जानना या फॉर्मूला नहीं है, बल्कि क्या है, उसको कैसे हम अप्लाई करें ये भी है, उसको हम रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करने, ये सारी चीज़ें आपको एज अ टीचर बच्चों को समझानी है। तो मैथमेटिक्स तभी मीनिंगफुल होगी जब क्या होगी, बच्चे को ये समझाया जाए कि उसका रियल लाइफ में कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रियल लाइफ का यूज़ बच्चे समझ पाएँ, उसे समझाया जाए बच्चे को। क्लियर है? नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, बेस्ट कब होता है, जब होती है लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा खुद करके कुछ सीखता है तब होती है लर्निंग बेस्ट।
Children, you understand maths better when they perform hand-on activities instead of rote learning. क्या होता है, जब बच्चा खुद से कुछ करता है तब लर्निंग होती है बेस्ट. रट्टाबाजी में हमेशा कह रही हूँ, रोट लर्निंग निगेटिव है. रोट लर्निंग नहीं करनी, रट्टाबाजी नहीं करनी, चीज़ों को समझ के चलना है. और यही सेम बात मैं आप लोग को भी बोलती हूँ कि किसी भी टॉपिक, इमेजिन ये प्रिंसिपल है, आपने थ्योरी रट ली और हो गया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा. आपको हर एक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा. नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो बच्चा मैथ्स तब समझता है जब वो खुद से करके सीख रहा है, कोई एक्टिविटी के थ्रू सीख रहा है. एक्टिविटीज़ अलग अलग हमें ऐसे प्लान करनी चाहिए ताकि लर्निंग इंटरेस्टिंग भी हो, बच्चा स्ट्रेस फ्री चीज़ों को सीखे, ना कि स्ट्रेसफुल वे में. तो बच्चा जब खुद से कुछ करता है, एक्सप्लोर करके खुद से कुछ चीज़ें सीखता है, तो लर्निंग होती है बेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी आपका गतिविधि का सिद्धांत. मेंशन कर देती हूँ, हिंदी में हम बोलते हैं गतिविधि का सिद्धांत. क्लियर है इतनी बात? तो बच्चा जब खुद से कुछ सीख रहा है तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा. तो मौका दो बच्चों को एक्सप्लोर करने का. बेस्ट होगी लर्निंग बाय डूइंग. अब इसके एग्जाम्पल आ गए, जैसे मेकिंग शेप्स इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में शेप्स बनाना, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज़ हो गई, एंगल बनाना, या माचिस की तीलियों से पॉलीगॉन्स बनाना, या अबैकस का इस्तेमाल करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना. अबैकस तो मैंने पहले ही बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को कुछ अगर सिखाना हो. एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग कलर के मोती से होते हैं एक रॉड में, उससे बच्चे एडिशन भी सीख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं, साथ ही साथ कलर पहचानना भी सीख लेते हैं. अलग अलग कलर के अबैकस आता है ना, उसमें अलग अलग कलर के बीट्स होते हैं. फर्स्ट रॉड में अलग कलर के, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग. तो अबैकस वैसे भी काफ़ी अच्छा होता है, कई बार बना के दिखा भी चुकी हूँ आपको. तो अबैकस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर सिखाने की बात आए तो. फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट वो होता है जिसे बच्चे छू सके, देख सके. एब्स्ट्रैक्ट उसे बच्चे नहीं छू सकते, सिंबल वाली चीज़ें आ जाती हैं. तो कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस टू रियल ऑब्जेक्ट्स देन ग्रेजुअली शिफ्टेड टू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल. बच्चे को अगर आप कुछ सिखा रहे हैं कुछ भी, तो स्टार्टिंग हमें हमेशा कॉन्क्रीट से ही करनी चाहिए, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से. ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे बच्चा छू सके, देख सके, तो उससे क्या होता है, लर्निंग अच्छी होती है. देन धीरे धीरे हम मूव होते हैं एब्स्ट्रैक्ट की ओर. क्लियर है? एडिशन सब्ट्रैक्शन आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप पेंसिल ले सकते हैं, कलर अलग अलग कलर ले सकते हैं. कलर सिखा रहे हैं बच्चों को, यहाँ पेंसिल ले लिया, उससे आप बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजिली सीखेगा. फ्रूट्स ले सकते हैं, उससे बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं. अलग अलग कलर की बॉल्स ले सकते हैं, काउंट करो टोटल येलो कितनी हैं, ग्रीन कितनी है, रेड कितनी है, वाइट कितनी है. तो ये कॉन्क्रीट ही हो गए आपके. कल हमने 3D की बात करी थी, 3 डायमेंशनल की, वो भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा. टीचिंग मटेरियल, टीचिंग एड हम सब पढ़ चुके हैं. तो हमें हमेशा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से बच्चे को सिखाना शुरू करना चाहिए. धीरे 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 तब हमें एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना चाहिए. एडिशन सब सिखा रहे हैं, 2+4 कितने होते हैं, 6 होते हैं. एकदम बच्चा कैसे सीखेगा? पेंसिल के थ्रू सिखा सकते हैं, कलर्स के थ्रू सिखा सकते हैं, ब्लॉक्स हो गए, बॉल्स हो गए, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो गई, काफ़ी सारे गेम्स हो गए. तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना है, यानी ठोस से अमूर्त तक का सिद्धांत है ये. कॉन्क्रीट होता है ठोस, है ना, जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. अमूर्त होता है जिसे नहीं देख सकते, है ना. आपने नॉर्मल बोल दिया 2+4 कितने होते हैं बताओ, ठीक है. एकदम बच्चा कैसे बताएगा? नहीं, स्टार्टिंग कॉन्क्रीट से ही करनी है. आपके लिए भले ये इजी होगा, बट बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट से चीज़ों को समझना. तो ठोस से अमूर्त तक का, अमूर्त तक का सिद्धांत. क्लियर है या नहीं बताओ? अब बच्चे को फ्रैक्शन सिखाना है तो पिज़्ज़ा हो गया, उससे आप सिखा सकते हैं. पिज़्ज़ा हो गया, हाफ डिवाइड किया तो 2 इक्वल भाग में बटेगा, ये हाफ पार्ट हो गया, ये 1/3 हो गया. चॉकलेट से बच्चे को सिखा सकते हैं फ्रैक्शन. देन हम एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाएंगे. नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत. एकीकरण का सिद्धांत.
ठीक है। मैथ्स को हमें क्या करना चाहिए, एक अलग सब्जेक्ट ना पढ़ा के बल्कि बाकी किसी सब्जेक्ट से या रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, ताकि जो इंटरेस्ट भी बना रहे, बच्चा चीज़ों से कनेक्ट कर पाए मैथ को। तो मैथ शुड बी टाउट बाय कनेक्टिंग इट विद रियल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट। मैथ्स जब आप पढ़ाएं तो आप उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके एग्जाम्पल दे सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से भी जोड़ सकते हैं। कौन से दूसरे सब्जेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं, चलो देखते हैं। जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं साइंस में स्पीड टॉपिक, तो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, देखो इससे क्या है, मैथ्स प्लस साइंस। आप मैथ्स को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, साइंस से कनेक्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं यूज़ ऑफ स्केल एंड रेशियो, तो भाई ज्योग्राफी और मैथ्स दोनों कनेक्ट होकर बच्चा पढ़ रहा है। आर्ट में सिमेट्री और पैटर्न्स होते हैं, तो मैथ्स प्लस आर्ट बच्चा जो है कनेक्ट करके पढ़ रहा है ना, ये प्लस हो गया आपका मैथ्स प्लस आर्ट। क्लियर है। तो बच्चे को दूसरे सब्जेक्ट से आप कनेक्ट करके पढ़ाएं, ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। देन आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रीनोन टू अननोन, यानी ये किस चीज़ का सिद्धांत है, जो बच्चा पहले से जानता है उसको आप जो बच्चा नहीं जानता उससे कनेक्ट करें। मतलब नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए जो बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो बच्चा ऑलरेडी जानता है, उससे क्या करना है, आपको करना है कनेक्ट, है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, पेन, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। नए कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए आपको बच्चा जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स को जानता है, चीज़ें जानता है, उससे कनेक्ट करना है, ताकि बच्चा इजीली कनेक्ट कर पाए न्यू कॉन्सेप्ट से। इसके एग्जाम्पल हो गए, देखती हूँ मैंने मेंशन करे नहीं करे, नहीं करे, चलो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे आपको बच्चे को सिखाना है एडिशन। अब आपको बच्चे को एडिशन सिखाना है, तो भाई एडिशन तो आप तब सिखा सकते हो जब बच्चे को नंबर की नॉलेज हो। जब तक बच्चे को काउंटिंग ही नहीं आती है, बिना काउंटिंग के आप बच्चे को एडिशन कैसे सिखाओगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए बच्चे को पहले काउंटिंग आनी चाहिए। जब काउंटिंग आएगी, आपने कनेक्ट किया, एडिशन सिखाने के लिए आपने बच्चे की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है काउंटिंग की, उससे कनेक्ट करके बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दिया। जब बच्चा सीख जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन आप जाओगे मल्टीप्लिकेशन की ओर। जब बच्चे को काउंटिंग या एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो आप मल्टीप्लिकेशन तक कैसे पहुंचोगे। क्लियर है। या बच्चे को टेबल ही नहीं पता, तो बच्चा मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करेगा। तो हमें नए कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो बच्चा ऑलरेडी जानता है, उसकी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, उससे क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है ना। पहले बच्चा स्ट्रेट लाइन तो कर नहीं पा रहा, तो एंगल कहाँ से बनाएगा, ट्राइंगल कहाँ से बना लेगा। तो इस तरीके से हमें पहले प्रीवियस नॉलेज कह सकते हो, प्रियर नॉलेज कह सकते हो, उससे बच्चे की न्यू कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना है, ताकि बच्चा न्यू कॉन्सेप्ट समझ सके आराम से, स्ट्रेस ना हो कि भाई अब कैसे आएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक किसी प्रिंसिपल में कोई दिक्कत है तो बताओ। पहले स्ट्रेट लाइन सिखाओगे तभी तो बच्चा ट्राइंगल बनाएगा। तो क्लियर हो गया। टीचर शुड कनेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट विद द चाइल्ड्स एग्जिस्टिंग नॉलेज। नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन, तो यानी आगमन और निगमन का सिद्धांत। ये दोनों मेथड ना मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम कई बार ये पढ़ भी चुके हैं। आगमन और निगमन का सिद्धांत यानी डिडक्शन का। मैथ्स में दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन में क्या होता है, हम पहले बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं, उसके बाद हम रूल्स की तरफ जाते हैं इंडक्शन में। लेकिन डिडक्शन में उल्टा होता है, पहले बच्चे को रूल बता दिए जाते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। पहले ही रूल बता दिया, पहले ही फॉर्मूले बता दिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, देन प्रॉब्लम बच्चा इजीली सॉल्व करा, रूल अप्लाई किया और प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं अलग अलग, उसके बाद रूल की तरफ जाया जाता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, पहले ये देख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। बच्चे को फॉर्मूला बता दिया, बच्चे ने अप्लाई किया तो वो डिडक्शन हो गया। अब बारी आ जाती है प्रिंसिपल ऑफ
रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस का सिद्धांत, यानी अभ्यास और पुनरावृत्ति का, हिंदी में बोलते हैं इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मास्टरी इन मैथ्स कम्स ओनली विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन। भाई मास्टरी चाहिए कोई चीज़, मैथ्स है, अगर आपको मैथ्स आपकी बहुत अच्छी हो तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप चीज़ों को भूल जाएंगे। उससे भी इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर बहुत लंबे समय तक रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तभी मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि क्लासेस डेली अटेंड करिए, वरना आप भूल जाएंगे। ये हर एक चीज़ में लागू है, हर एक सब्जेक्ट में लागू होती है कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर हम मैथ्स की बात करें, अगर आप डेली सॉल्व नहीं करते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तो आपकी स्पीड भी नहीं होगी, टाइम भी लगेगा, चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने में भी दिक्कत हो सकती है। एग्ज़ाम टाइम में फिर आपका पूरा टाइम 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व करने में ही निकल जाएगा, तो बाकी के सोचो आप कैसे करोगे। तो रिवीजन और प्रैक्टिस रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की हो, मैथ्स से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो। CDP में भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे चीज़ों को तो कैसे चलेगा। चीज़ों को समझते हुए चलना है, एक तो रट्टाबाजी नहीं करनी, और मैथ्स में रटने वाला कुछ नहीं है, समझते हुए चलो। क्लियर है यहाँ तक या नहीं बताओ। जैसे डेली बस एक रूटीन बना लो, मुझे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5 सम्स तो मुझे इस टॉपिक से सॉल्व करने ही करने हैं। आप क्लास में वीक में 1 टाइम मैथ क्विज कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी हेल्पफुल मिल गई। क्लियर है या नहीं। कुछ मैथ एक्टिविटी करानी है, आप एक डे फिक्स कर लो जिन हमें मैथ एक्टिविटीज़ करनी है, डेली होमवर्क में हमें 5 सम्स करने हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी क्या हुआ इसका मतलब, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। देखो हर एक बच्चा अपने आप में बेस्ट है, हम कंपेयर नहीं कर सकते इस मामले में कि एक बच्चे को कोई चीज़ 5 मिनट में समझ आ रही है और हम दूसरे बच्चे को डांटेंगे, देखो उसने 5 मिनट में ही समझ लिया और तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। ये चीज़ नहीं करनी, सबका अलग अलग पेस है ना। एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट लर्निंग स्पीड एंड स्टाइल, सो टीचर मस्ट यूज डिफरेंट मैथड्स एंड एड्स। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, हर बच्चे की अलग अलग स्पीड होती है चीज़ों को सीखने की, समझने की। हो सकता है आप एक्टिविटी करा रहे हैं, 10 में से 4 बच्चों को वो चीज़ समझ आ जाए उसी एक्टिविटी से और बाकी के 6 को ना आए, उनके लिए आप अलग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। हमें हमेशा एज अ टीचर अलग अलग टीचिंग एड्स का, अलग अलग एक्टिविटीज़ का यूज़ करना चाहिए, एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए ताकि हर एक बच्चे को चीज़ें समझ आएँ। अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए, और ये नहीं आप हाइपर हो जाओ क्लास में कि देखो इन लोगों को समझ आ गया ना, वही एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ है लेकिन तुम लोग को समझ नहीं आया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। बच्चा डर के मारे अगली बार नहीं तो पूछेगा ही नहीं, कि अगर मैंने पूछा तो मैम बोलेंगी कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, या बच्चे मजाक बनाएंगे, हंसेंगे। तो बच्चा क्या है, नहीं भी आता होता और आप पूछेंगे तो कहेगा बच्चा आ गया। तो एज अ टीचर आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हर एक बच्चा चीज़ों को समझ पाए, सीख पाए। तो अलग अलग मेथड्स, एड्स का आपको यूज़ करना चाहिए। हर बच्चे का अलग लेवल होता है चीज़ें समझने का, सीखने का, अलग अलग स्पीड होती है। हो सकता है आज मैं अपने ही चलो एग्जाम्पल देती हूँ, हो सकता है मुझे कोई चीज़ समझने में आधा घंटा लग रहा है और आपको वही चीज़ समझने में सिर्फ 15 मिनट लग रहे हैं। क्लियर है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस काफ़ी बार क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है, इसमें नहीं बाकी सब्जेक्ट में भी मिलता है। अब बारी आ जाती है इसके एग्जाम्पल की। तो एबेकस एंड कॉन्क्रीट मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं स्लो लर्नर्स के लिए, और पजल्स या चैलेंजिंग प्रॉब्लम हम फास्ट लर्नर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमेशा कॉन्क्रीट से स्टार्ट करना है, देन आपको एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना है। क्लियर है। देन आ जाता है आपका परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। इसको क्या कहते हैं यहाँ लिख देती हूँ, पेन कहाँ गया। भावनात्मक
अनुभवात्मक विविधता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, चलो देखते हैं। When the same mathematical concept is present through different perception, children develop a stronger understanding। जब हम एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, बच्चा जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो और स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। जब हम एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से बच्चे को समझा रहे हैं तो उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को क्लियर हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, एज अ टीचर आपको हर एक प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, ज़रूरी है, ताकि बच्चा चीज़ों को आसानी से सीख सके, मैथ्स में इंटरेस्ट ले और अप्लाई भी कर सके। तो मैथमेटिक्स का नंबर सिर्फ फॉर्मूले या नंबर याद करना नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में अप्लाई करना भी है। जैसे आपको बच्चे को सिखाना है, अगर हाफ फ्रैक्शन सिखाना है, ठीक है ना, आपको बच्चे को सिखाना है फ्रैक्शन, तो आप अलग अलग तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे केक का हाफ करके बच्चे को सिखा दिया आपने, है ना, पिज़्ज़ा को हाफ करके सिखा दिया, पिज़्ज़ा का हाफ, है ना, और ग्लास में हाफ वाटर हो गया, हाफ वाटर, पेपर फोल्ड करके सिखा दिया हाफ कैसे। तो अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आप बच्चे को सिखा सकते हैं। अब बच्चा समझ जाता है कि प्रेजेंटेशन अलग अलग है, एग्जाम्पल्स अलग अलग है, लेकिन बात उसी की हो रही है, फ्रैक्शन की, कि हाफ पार्टीशन में कैसे डिवाइड हो रही हैं चीज़ें। एक ही आइडिया है, प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखो, मेंशन भी मैंने सारे किए हुए हैं। एक्सप्लेनिंग द फ्रैक्शन इन द वे, हाफ ऑफ केक, हाफ ऑफ ग्लास, हाफ ऑफ फोल्ड पेपर। तो अब बच्चा समझ गया है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट हाफ इज़ वन आइडिया। हाफ जो है ये क्या, सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग अलग फॉर्म में हुई है। एक ही कॉन्सेप्ट को आप अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू जब समझाते हैं, सिखाते हैं, तो क्या होता है, लर्निंग बेस्ट होती है। अंडरस्टैंडिंग जो होगी चीज़ों को, बच्चा बहुत बेहतर तरीके से समझता है। अब आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं क्या, निर्माणशीलता का सिद्धांत। Mathematical knowledge is not given to children ready-made, rather they construct it actively through involvement। देखो, मैथमेटिक कोई रट्टाबाजी नहीं है, कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, बच्चे को दी और हो गया। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद एक्सप्लोर करके चीज़ों को सीखता है। जब तक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बच्चा चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसमें क्या है, बच्चा खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, इन्वॉल्व करके, कोई रेडीमेड नहीं है। तो ये चीज़ समझ आ गई या नहीं है, बताओ, ये क्लियर हुआ या नहीं है? अगर देखो, बच्चे को बोला 2+3 5 होते हैं, रेडीमेड थोड़ी है, दिया और हो गया। ज़रूरी है पेपर में 2+3 5 ही आएगा कि भाई 2+3 कितने होते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे को, स्टार्टिंग फेज़ की बात बता रही हूँ, छोटे बच्चों को जब स्टार्ट करें पढ़ाना, कॉन्क्रीट से मैंने बताया जैसे स्टार्ट करना चाहिए, देन हमें एब्स्ट्रैक्ट की साइड मूव करना चाहिए। देन आप बच्चे को 2 पेंसिल देंगे, देन 3 देंगे, फिर बताएंगे कि बताओ टोटल कितनी हो, तो बच्चा काउंट करेगा। तो हमें क्या है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका देना है, खुद कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, बच्चा चीज़ों को सीखे, समझे, एक्टिवली इन्वॉल्व होके। तो रेडीमेड वाली चीज़ नहीं है कि हमने बता दिया 2+3 5 होते हैं। क्लियर है या नहीं? 2 पेंसिल दी, फिर 3 और दी, फिर देकर बच्चे को कहा बताओ कितनी हुई टोटल। इस तरीके से आप बच्चे से करवा सकते हैं और बच्चा सीख लेता है इजीली। देन आ जाता है आपका डायनेमिक प्रिंसिपल, जिसे हम बोलते हैं गतिशीलता का सिद्धांत। गतिशीलता का सिद्धांत। मैथमेटिक्स इज नॉट स्टैटिक्स बट अ डायनामिक एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स स्टैटिक्स नहीं है, एक डायनामिक और लगातार ग्रो होने वाला सब्जेक्ट है। Therefore, children should be introduced to its latest application and connection। तो हमें क्या है, बच्चों को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए लेटेस्ट एप्लीकेशन से भी, और उसका क्या कनेक्शन है उससे भी। क्लियर है या नहीं है? एज अ टीचर, स्टैटिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, मैथ्स जो है कंटिन्यूसली एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है।
इसलिए बच्चों को हमें लेटेस्ट एप्लीकेशन और कनेक्शन से इंट्रोड्यूस कराते रहना चाहिए। अर्लियर वी ओनली स्टडी बेसिक अर्थमेटिक्स, ये इसका एग्जाम्पल है। पहले हम नॉर्मल बेसिक अर्थमेटिक्स पढ़ते थे, अब देखो हम डिजिटल पेमेंट्स ऐप हो गई, आपके गूगल पे, पेटीएम, सबका यूज़ करते हैं, रियल यूज़ है मैथमेटिक्स का। प्रोबेबिलिटी एक टाइम पे क्या थी, सिर्फ थ्योरी थी, अब हम उसे इंश्योरेंस में, डाटा साइंस में, एआई में, सब में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका डायनेमिक प्रिंसिपल का एग्जाम्पल। देन आ जाता है आपका मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल। इसको हम क्या कहते हैं, गणितीय विविधता का सिद्धांत। When children are given multiple examples and variation of the same concept, they easily grasp its essential properties. जब हम बच्चे को एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, वेरिएशन देते हैं, तो होता है बच्चा ईजिली चीज़ों को समझ लेता है, ग्रैप कर लेता है कि भाई एग्जैक्टली क्या है इसका मतलब, क्या एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ईजिली बच्चा समझ लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है? अगर बच्चे को एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अलग अलग वेरिएशन होता है, तो बच्चा इजीली ग्रैप कर लेता है कि उसकी असेंशियल ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम बच्चे को रेक्टेंगल सिखा रहे हैं, तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो उसकी साइड्स की थी 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल की, दूसरे की 3 सेंटीमीटर और 5 इंटू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने नोटबुक पेज का, देन ब्लैक बोर्ड का, टीवी स्क्रीन का, ये सारे अलग अलग चीज़ें बच्चों को शो करी। अब बच्चा समझ गया कि प्रॉपर्टी क्या है एसेंशियल, कि भाई अपोजिट साइड जो होती हैं रेक्टेंगल में वो इक्वल होती हैं और 4 राइट एंगल होते हैं। क्लियर है या नहीं है? बच्चा समझ गया, ये है नोटबुक पेज, टीवी स्क्रीन हो गई, या रेक्टेंगल हो गया एक इतना बड़ा और इतना। अब बच्चा समझ गया कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और क्या होते हैं, 4 राइट एंगल होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न? और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक। प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक क्या है, मेंशन कर दिया जाए यहाँ पे, पेन कहाँ गया, सुसंगठित ज्ञान का सिद्धांत। मैथमेटिक्स क्या एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल अरेंज सब्जेक्ट है और स्टेप बाय स्टेप ही हमें चीज़ों को सीखना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर सीखेगा बच्चा, देन होल नंबर्स पे जाएगा, फिर इंटीजर्स की तरफ, देन फ्रैक्शंस की ओर, देन डेसिमल की ओर। यहाँ आप कह सकते हो पहले बच्चा काउंटिंग सीखेगा, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन। तो स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को सीखा जाता है, आप स्किप नहीं कर सकते, बिना काउंटिंग सीखे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन तक नहीं पहुँच सकते। क्लियर है? तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक में, लॉजिकली अरेंज सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टीचिंग जो होगी वो स्टेप बाय स्टेप ही होगी, लॉजिकल वे में होगी। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का सिद्धांत। देखो प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ लिख देती हूँ, अभिव्यक्ति का सिद्धांत। आप लोग सोच रहे होगे ना कितने सारे प्रिंसिपल हैं, तो देखो ये सारे इसलिए लिखवाए गए हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग को पता हो कि कौन से प्रिंसिपल का क्या मतलब है। ज़रूरी है, अब एग्जाम में आ जाए प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशन आपको नहीं पता होगा तो आप ही बोलोगे कि मैम ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो इससे बेटर है हम हर चीज़ पहले ही डिटेल में पढ़ते हुए चलें। तो अभिव्यक्ति का सिद्धांत, चिल्ड्रन शुड बी encouraged to express their ideas through symbols, डायग्राम्स एंड लैंग्वेज एंड नंबर्स। बच्चों को पूरा मौका दो एक्सप्लोर करने का भी और इनकरेज करो। अगर बच्चा अपने आइडियाज़ को अलग अलग सिंबल के ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए या अपनी लैंग्वेज में अलग नंबर में अगर बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है देन ओके, ठीक है ना, कोई बुराई नहीं है, इनकरेज करो, बढ़ावा दो। जैसे बच्चा 3 ऐड 2 को लिख रहा है, 3 + 2 = 5, देन ओके, कुछ गलत थोड़ी है। या फिर 3 एप्पल + 2 एप्पल एक डायग्राम में बना रहा है तो साफ दिख रहा है भाई 3 एप्पल + 2 एप्पल एडिशन हो रहा है, टोटल 5 एप्पल हो गए।
तो बच्चे को इनकरेज करो, अच्छी बात है अगर बच्चा अपने आइडियाज़ को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है तो। देन आपका आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे या जॉयफुल लर्निंग, खेल के द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। खेल के द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। फिर से कहूँगी स्टार्टिंग फेज़ है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक क्लासेस नहीं पहुँच पा रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे एंड जॉयफुल लर्निंग, मैथमेटिक्स लर्निंग शुड बी मेड इंटरेस्टिंग एंड फन बेस्ड। आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो ना तो इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ, फन बेस्ड बनाओ, बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखा सकते हो, एजुकेशनल गेम्स होते हैं उसके थ्रू सिखा सकते हो। तो लर्निंग क्या होगी, स्ट्रेस फ्री भी होगी, जॉयफुल भी होगी, प्ले वे में भी होगी और बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा, बोर भी नहीं होगा और खुशी खुशी आपकी क्लास का वेट करेगा। जैसे आप सुडोकू, पजल्स, रिडल्स, मैथमेटिकल गेम्स का यूज़ कर सकते हो, क्लैपिंग गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब सिखाने के लिए मल्टीप्लाई वगैरह, अबैकस का यूज़ कर सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज़, टीचिंग एड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे लर्निंग फन बेस्ड भी हो, इंटरेस्ट भी बच्चों का बना रहे, बोर ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करेगा ताकि हर बच्चे को क्लियर हो, चीज़ें समझ आएँ। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, या सरल से कठिन का सिद्धांत भी कह सकते हो आप, या जटिल भी कह सकते हो। सिद्धांत, मैथमेटिक्स टीचिंग शुड बिगिन विद सिंपल कॉन्सेप्ट देन ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमें मैथमेटिक्स जैसे कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना चाहिए, वैसे ही इजी से स्टार्ट करना चाहिए, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ जाना चाहिए। पहले बच्चों को सिंपल एडिशन आना चाहिए, 2+3 कितना होता है, देन कैरी वाला एडिशन आना चाहिए जो हम कैरी लेते हैं, फिर एल्जेब्रिक एडिशन मतलब बच्चे को आना चाहिए। बच्चे कैरी वाले एडिशन कैसे करेगा जब तक उसे सिंपल एडिशन नहीं आएगा, तो हमें सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक संदर्भ का सिद्धांत। सामाजिक संदर्भ का सिद्धांत। मैथमेटिक्स शुड बी कनेक्टेड टू द चाइल्ड्स डेली सोशल इन्वायरमेंट। हमें मैथमेटिक्स को कनेक्ट करना है बच्चे की रियल लाइफ ज़िंदगी से, सोशल इन्वायरमेंट जो है उससे। देखो रटले बच्चा वो चीज़ नहीं करनी, बच्चा चीज़ों को समझे, साथ में बच्चा रियल लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग मनी इन द लोकल मार्केट, बच्चा सामान लेने गया, शॉपिंग के लिए गया, उसे काउंट करने नहीं आते मनी, तो कैसे काम चलेगा। तो बच्चा कनेक्ट कर पाए, अप्लाई भी कर पाए। या बैटिंग एवरेज क्रिकेट में कैलकुलेट करना हो गया, टिकट्स हो गई बस में, काउंटिंग करना, पेमेंट हो गया, तो इन सब में बच्चा चीज़ों को अप्लाई कर सके। क्लियर है या नहीं है बताओ? यहाँ तक के प्रिंसिपल्स क्लियर हुए या नहीं हुए? बताओ बताओ बताओ। मैथ्स का मकसद क्या है? मैथ्स टीचिंग जो है, मैथ्स बच्चों को पढ़ाने का मकसद क्या है कि बच्चा, हम कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ के स्पेयर में, है ना, स्पेयर में लॉजिकली प्लस क्रिएटिविटी सोचना सिखाना बच्चे को, क्रिएटिविटी सोचना सिखाना, ठीक है। और ये तभी मतलब पॉसिबल है जब टीचर को सारे प्रिंसिपल उसके ध्यान में हों, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे बच्चे को कनेक्ट करना है, हर एक प्रिंसिपल जो है बच्चे का सिखाने के लिए समझना ज़रूरी है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, और आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो, सब कुछ क्लियर हो गया हो, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मिलती हूँ फिर मैं आपसे कल वही सेम टाइम 8 बजे। और कल के बाद आई थिंक एक क्लास और होगी और आपका मैथ्स पेडागॉजी सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट।
तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।